नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल साइंस हब 274 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने घरों पढ़ाई करते होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के हिस्ट्री क्वेश्चन बैंक पढ़ने वाले हैं, क्रैश कोर्स पढ़ने वाले हैं ना। यानी कि आज हम लोग क्रैश कोर्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? हिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, इतिहास को पढ़ने जा रहे हैं, पहला चैप्टर को। 1 से 2 वीडियो में हम इसको खत्म कर देंगे संभवतः। एक वीडियो में सब्जेक्टिव लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दे देंगे, हो सकता है। आप लोग जितना देर जुड़े रहिएगा उस अनुसार हम वीडियो देंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहिए, स्किप नहीं कीजिए और समय समय पर शेयर करते रहें। हम बोले तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए ना। तो हम ना देर करते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है और शुरुआत में ही एक क्वेश्चन स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में यह है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। क्वेश्चन ये बोला गया है कि इटली के एकीकरण में, यानी कि इटली के जो एकीकरण हुआ था उसमें मेजनी का क्या संबंध था। मेजनी का क्या संबंध था, देखिए समझिएगा। तो इटली के एकीकरण में मेजनी के बारे में यह कहा गया है बोला गया है कि इटली के एकीकरण में मेजनी के बारे में यह कहा गया है कि मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, यानी मेजनी कौन थे? एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे और गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। बोला गया है कि मेजनी जो थे प्रसिद्ध साहित्यकार थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे और योग्य सेनापति भी थे। योग्य सेनापति का मतलब होता है सेना का कमांड करने वाले को सेनापति कहा जाता था, है ना। तो ये योग्य सेनापति थे, मतलब काम करने लायक ये थे, ठीक है। और उसमें आदर्शवादी गुण अधिक था। मेजनी में आदर्शवादी गुण ज्यादा था, जिससे कि और व्यवहारिक गुण कम थे। यानी व्यवहार के अनुसार गुण करने वाले इसमें कम था, आदर्शवादी गुण ज्यादा था। 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। बोला गया है कि 1831 में मेजनी जो है यंग इटली नामक संस्था की स्थापना की। किन्होंने? मेजनी ने। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि यंग इटली के संस्थापक कौन है? मेजनी। यंग इटली संस्था का गठन कब किया गया, स्थापना कब किया गया? 1831 में। ध्यान रहे, संस्था ने बोला कि संस्था जो है ये यंग इटली संस्था जो था, संस्था ने मेजनी इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। मतलब बोला गया है कि इस संस्था को निर्माण करने में, स्थापना करने में मेजनी जी का बहुत योगदान था। मेजनी जी का बहुत योगदान था, ठीक है। आगे चलकर मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का भी गठन कर दिया। आगे बढ़ते गया, दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते गया। एक दिन ऐसा समय आया कि मेजनी एक संस्था का गठन और कर डाला, जिसका नाम है यंग यूरोप। जिसका नाम क्या है? यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर डाला है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। इसमें और है, इटली में चल रहे एकीकरण को प्रोत्साहित किया। उस समय इटली में क्या एक अभियान चल रहा था? इटली एकीकरण अभियान क्या चल रहा था? इटली एकीकरण का अभियान चल रहा था। उस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत प्रयास किया, जिससे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी जब इन्होंने अपना एकीकरण का प्रस्तावना दिया, लोगों को लगा कि नहीं, एकीकरण अगर हो जाएगा तो सही रहेगा। तो इसका काम भी, एकीकरण का मार्ग भी इन्होंने क्या किए? प्रशस्त किया, रास्ता खुला किया। इन्होंने मेजनी साहब ने, ठीक है।
तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यह है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का संक्षिप्त विवरण दें। यानी कि बोला गया जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की क्या भूमिका थी, उसको संक्षिप्त में बताना है, उसको संक्षिप्त में बताना है, संक्षिप्त में कहना है। ठीक है, देखिए ध्यान से समझिएगा। देखिए जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करते हुए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का वर्णन करते हुए यह कहा गया है, क्या कहा गया, सुनिए, यह कहा गया है कि बिस्मार्क जो जर्मन डायर में पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था, बोला गया है बिस्मार्क जो थे जर्मन डायर में पर्सा का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। यानी कि ये जर्मन डायर में बिस्मार्क जो थे जर्मन डायर में पर्सा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। वह प्रारंभ से ही हेगेल के विचारों से प्रभावित था। बोला गया है बिस्मार्क क्या थे, हेगेल के विचार से प्रभावित थे। किसके विचार से प्रभावित थे, हेगेल के विचार से प्रभावित थे। ठीक है, और जर्मन संसद में अपनी सफल कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय देता आ रहा था। जर्मनी का संसद था, जर्मन का संसद था, उसमें इन्होंने सफल का मतलब क्या होता है कि वो जो भी बोलते उस काम को सफल वो कर देते थे। सफल कूटनीतिज्ञ का लगातार परिचय देता आ रहा था। वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे। इन्होंने क्या करते थे, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते थे, करते हुए जर्मनी के एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यानी कि इन्होंने क्या किए, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करते हुए जर्मनी के एकीकरण में प्रयास, यानी एकीकरण के प्रयास में जुट गया। यानी प्रयास करते रहा कि नहीं एक जर्मनी, इसका जो जर्मनी का एकीकरण हो, से बाधा नहीं आए, अच्छा से एकीकरण हो जाए। उसकी कूटनीतिज्ञ सफलता थी कि, यानी इसकी कूटनीति की सफलता ये था कि चाहे उदारवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो या कट्टरवादी या राष्ट्रवादी, सभी उसे अपने विचारों का समर्थक समझते थे। यानी कोई भी थे, अगर उदारवादी भी है, राष्ट्रवादी भी है, कट्टरवादी भी है, जो भी है, सब उसको क्या समझते थे, बिस्मार्क जी को अपने विचारों का समर्थक समझते थे। सभी लोग इसको सपोर्ट कर रहे थे। बिस्मार्क जर्मनी एकीकरण के लिए सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था और इन्होंने जान रहा था कि अगर हमारे पास सैन्य शक्ति नहीं आएगा, हमारे पास सैन्य शक्ति नहीं होगा, तो हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। इन्होंने जान रहे थे बिस्मार्क साहब कि अगर सैन्य शक्ति नहीं होगा, सैन्य शक्ति के बिना हम जर्मनी का एकीकरण नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए इन्होंने सैन्य शक्ति को ज्यादा महत्व दिया, सेना का गठन करना शुरू कर दिया। इसलिए उसे रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किया। यानी बोला इसलिए उसने जो है, किसने, बिस्मार्क जो है रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किया। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त और लोह की नीति का अनुसरण किसने किया, अवलंबन किसने किया, बिस्मार्क ने। ठीक है, जिसका तात्पर्य यह था कि सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव था। यानी लोह एवं रक्त की नीति का मतलब ये होता है, तात्पर्य ये होता है, शाब्दिक अर्थ ये होता है कि सैन्य शक्ति, सैन्य उपायों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव है। अगर सैन्य शक्ति नहीं होगा, जर्मनी का एकीकरण करना संभव बिल्कुल नहीं है। यद्यपि बिस्मार्क की नीति के अंतर्गत ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य संभावित था। यानी बिस्मार्क की नीति के अनुसार, यानी बिस्मार्क की नीति के अनुसार जो है ऑस्ट्रिया से युद्ध करना अवश्य संभावित था। यानी वो कह रहे थे कि अगर हम एकीकरण करना चाहेंगे जर्मनी का, ऑस्ट्रिया से युद्ध करना ही पड़ेगा। जब तक ऑस्ट्रिया से युद्ध नहीं करेंगे तो उसका एकीकरण हो ही नहीं सकता है। लेकिन वह ऑस्ट्रिया को
आक्रमणकारी साबित करना चाहता था। यानी वो क्या किए, ऑस्ट्रिया को आक्रमणकारी करना साबित कर दिया कि ये आक्रमणकारी है, ये आंदोलनकारी है, माने आतंकवादी है, ऐसा साबित उन्होंने कर दिए। चलते नेक्स्ट क्या है, आगे चलकर बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल संधि कर ली। यानी बोला गया है आगे चलकर बिस्मार्क ने इटली के शासक विक्टर इमैनुअल से संधि कर ली। इसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में इटली को ऑस्ट्रिया क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। यानी ऑस्ट्रिया पर्सा युद्ध में जब इमैनुअल से जब संधि कर लिया बिस्मार्क ने, तो इसके अनुसार ऑस्ट्रिया पर्सा से युद्ध होना तय था। इटली को ऑस्ट्रिया क्षेत्रों पर आक्रमण करना था। इटली को क्या था, ऑस्ट्रिया क्षेत्र पर आक्रमण करना था। ठीक है, अंततः अपने अपमान से क्रोधित होकर ऑस्ट्रिया पर्सा के खिलाफ सेडावा में युद्ध की घोषणा कर दी। उसको क्या लगा भाई, क्रोध हो गया, भाई हमारे ऊपर आक्रमण क्यों कर रहा है भाई, किसको क्रोध आ गया, ऑस्ट्रिया को क्रोध आ गया कि हमारे ऊपर आक्रमण करना चाह रहा है, क्यों करेगा हमारे ऊपर आक्रमण भाई। तो इन्होंने कुरहद गया। अब कुरहदने के बाद इन्होंने ऑस्ट्रिया जो है पर्सा के खिलाफ क्या किया, सेडावा में युद्ध की घोषणा कर दी। भाई सेडावा में आओ, तुम फरिया लेंगे। क्या बोला ऑस्ट्रिया, क्या बोला पर्सा को कि पर्सा तुम ऑस्ट्रिया जो है पर्सा को बोला ऑस्ट्रिया कि आओ सेडावा, तुमको हम देख लेंगे कितना तुम में सब छकता है, हमने शक्ति है, सो फरिया लेंगे हम तुमसे, है ना, ऐसा बोले। तो और ऑस्ट्रिया दोनों तरफ से युद्ध में फंसकर बुरी तरह पराजित हो गया। यानी ऑस्ट्रिया जो थे दोनों तरफ फंस गया, इधर जर्मनी भी था, इधर ये क्या बोलते हैं पर्सा भी था, दोनों तरफ से क्या हुआ, फंसकर हार गया, पराजित हो गया। ऑस्ट्रिया के पराजित होते ही जर्मनी का एकीकरण हो गया। यानी जो ही ऑस्ट्रिया हारा तो जर्मनी का एकीकरण हो गया। उपयुक्त विवरणों से यह स्पष्ट होता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के विशेष भूमिका थी। बोला गया है इस उपयुक्त जो विवरण हम दिए हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की विशेष भूमिका थी। किसकी भूमिका थी, बिस्मार्क की विशेष भूमिका थी। आशा करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया है, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करें। जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन के निशान पर क्लिक भी कर दें, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और एक घोषणा ये है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप है साइंस हब 274 के नाम से चलता है टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, वहां पे आप जाएं, जुड़ जाएं, और जितना भी क्रैश कोर्स का पीडीएफ है वहीं पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, क्रैश कोर्स का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप साइंस हब 274 में जाकर जुड़े, वहीं पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सारा पीडीएफ आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इधर बौखने से कोई जरूरी नहीं है, और सारा पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाएगा। बिहार का कोई भी चैनल ऐसा नहीं है जो कि आपको फ्री में पीडीएफ दे रहा हो, फ्री में क्लास ले रहा हो, फ्री में क्रैश कोर्स कर रहा है। यहां तक कि आपसे ग्रुप में जुड़ने के लिए पैसा भी लिया जा रहा है, ग्रुप में जोड़ने के लिए पैसा लिया जा रहा है कि आपको ग्रुप में जोड़ेंगे पैसा आपको देना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप में ध्यान रहे, आप लोग उस झांसे में ना जाएं, झांसे में ना पड़े, आप लोग सीधी साइंस हब 274 में ज्वाइन करें, आपसे ये अनुरोध कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला, जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। बोला इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी। ध्यान रहे, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान देना। देख लीजिए, इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं थी। बोला गया है इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की कोई भूमिका नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रिया एक देश है, एक राष्ट्र था, इसलिए इसका कोई भूमिका नहीं था। ठीक है, क्योंकि वह इटली और जर्मनी के एकीकरण के खिलाफ था।
यानी ये चाहता था, ऑस्ट्रिया चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण नहीं हो, दोनों का एकीकरण नहीं हो। अगर एकीकरण हो जाएगा तो हम इसको हड़प नहीं पाएंगे, इसको सता नहीं पाएंगे, इस पर राज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वह जानता था कि अगर इटली और जर्मनी का एकीकरण होगा तो उस पर से मेरा प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इन लोगों ने जान रहे थे कि अगर इसका एकीकरण हो जाएगा तो उस पर से मेरा अधिकार समाप्त हो जाएगा। आशा करते इसका आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे ये है, गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। देखो बोला गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा हम इस प्रकार करते हैं कि गेरिबाल्डी जो थे पेशे से एक नाविक था, नाव चलाने वाले थे। क्या थे वो? गेरिबाल्डी जो थे पेशेवर से, काम करने वाले से क्या थे? वो नाविक थे। क्या काम करते थे? नाव चलाने का काम वो क्या करते थे। उसने अपने कर्मचारियों तथा स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। यानी उन्होंने क्या किए, उनका जो कर्मचारी था और स्वयं सेवक जो थे उनका एक सशस्त्र सेना बनाई, यानी सेना बनाया। अब उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। यानी गेरिबाल्डी जो थे अपने सशस्त्र सेना को लेकर इटली चला गया। कहाँ चला गया? इटली चला गया। इटली में जगह का नाम है सिसिली और नेपल्स। इटली के जो जगह है सिसिली और नेपल्स पर उन्होंने आक्रमण कर दिए। क्या कर दिए? आक्रमण कर दिए, जिससे इटली का एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी इटली का एकीकरण हो गया। बोलिए यहां तक समझ में आ गया? अगर गेरिबाल्डी जो है सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण नहीं करता, इसको नहीं हराता, तो इसका एकीकरण करना संभव नहीं था। चलिए आप लोग यह समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय इतिहास में घेटों का क्या अर्थ है? मतलब यूरोपीय इतिहास में जो है घेटों का क्या महत्व, क्या अर्थ होता है, क्या शाब्दिक अर्थ है, समझिएगा। यूरोप में घेटो शब्द का उपयोग मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया। देखिए घेटो का मतलब क्या होता है? मध्यकालीन यूरोपीय शहर में, यानी जो मध्यकाल था, मध्यकालीन यूरोप था, उसके मध्यकालीन यूरोपीय शहरों में, मध्यकाल में यूरोप के शहरों में यहूदियों की बस्ती के लिए किया गया। यानी यहूदी की बस्ती को क्या कहा गया? घेटो। जहां यहूदी लोग रहा करते थे उसे क्या कहा गया? घेटो कहा गया। परंतु वर्तमान संदर्भ में यह विशेष धर्म लग गया कि अभी वर्तमान संदर्भ में यह था, संदर्भ में यह विशेष धर्म, प्रजाति, जाति एवं समान लोगों के एक साथ रहने वाले बोला गया है कि अभी, परंतु वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान में यह विशेष धर्म बन गया। जाति, प्रजाति, जाति एवं समान लोगों के एक साथ रहने वाले स्थान को इंगित करता है। बोला गया मध्यकाल में किसको बोला गया घेटो भाई? यूरोपीय शहरों को। किसको बोला गया? यूरोपीय शहरों को बोला गया। और अभी वर्तमान में किसको बोला गया है? विशेष धर्म को घेटो बोला गया है, प्रजाति को घेटो बोला गया है, जाति एवं समान लोगों के एक साथ रहने वाली संस्था को, स्थान को इंगित करता है घेटो। यहां तक समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो सभी से एक बार अनुरोध है कि सभी एक बार शेयर कर दे, एक बार इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो लाइक नहीं किए वो लाइक फटाफट ठोक दे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेजनी कौन था? बोला कि मेजनी कौन थे भाई? मेजनी का दादा का नाम क्या था, दादी का नाम क्या थी, है ना, इस बारे में जानना है। मेजनी का जन्म 1805 ईस्वी को जेनेवा में हुआ था। बोला गया है कि मेजनी का जो जन्म हुआ 1805 ईस्वी में कहां हुआ था? जेनेवा में हुआ था।
मेजनी को इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। मेजनी को क्या कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मेजनी को कहा जाता है। यह एक कर्मठ कार्यकर्ता, लेखक और दार्शनिक था। कहा गया है कि यह क्या थे? यह एक कर्मठ, कर्मठ का मतलब काम करने योग्य, कार्यकर्ता, लेखक, कार्यकर्ता भी थे, लेखक भी थे और दार्शनिक भी था। इन्होंने 1830 ईस्वी में नागरिक आंदोलन चलाया। इन्होंने क्या किए? 1830 ईस्वी में इन्होंने, मेजनी साहब ने 1830 ईस्वी में क्या चलाए? एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था नागरिक आंदोलन। क्या नाम था जिसका? नागरिक आंदोलन था उसका नाम, जिसका समर्थन तमाम जनता ने किया। लेकिन इसका समर्थन जो है तमाम जनता ने किया था। किसका समर्थन भाई? नागरिक आंदोलन का समर्थन तमाम जनता यानी सभी जनता लोगों ने किया, सभी लोग इसको समर्थन किया। मेजनी ने 1831 ईस्वी में यंग इटली की स्थापना की, यानी कि 1831 ईस्वी में इन्होंने, मेजनी साहब ने यंग इटली की स्थापना कर डाला तथा 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की। समझिएगा, यंग इटली 1831, यंग इटली 1831, यंग यूरोप 1834, 3 साल के अंतर में इन्होंने 2 स्थापना कर डाले। ठीक है, ये मेजनी का संबंध था। चलिए, 1848 को 1848 को फ्रांसीसी क्रांति के कारणों को लिखे। लगे 1848 के को नहीं की होगा, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति को लिखें। अब देखिए कितना इंपोर्टेंट है भाई, 13, 14, 19, 20, 22, 24, हो सकता है 25 में भी कुछ डाले, कहना मुश्किल है। हम तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन को बता रहे हैं आप लोगों को, जो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसको याद कर लीजिएगा, छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ना है आप लोगों को। सब का सब रट लेना है, सब का सब समझ लेना है। रटने से फायदा है कि 2 से 3 मतलब वीडियो देख लीजिए, रटने से अच्छा होगा 2 से 3 मतलब वीडियो को देख लीजिए ध्यान पूर्वक, ध्यान को एकाग्र करके आप उस वीडियो को देख लें। ठीक है, चलिए, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के निम्न कारण थे। पहले कारण क्या थे? साम्राज्यवाद का प्रसार, यानी अपने राज्य जो साम्राज्य था उसका प्रसार करना। यानी फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ, ये लोग क्या कर रहे थे? अपने साम्राज्य को दिन प्रतिदिन विस्तार करते जा रहा था। लोगों को बुरा लग गया, भाई तुम विस्तार क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों, क्या कारण है? ठीक है, मध्य वर्ग के ऊपर शासन, यानी मध्यम वर्ग के जो लोग थे उसके ऊपर शासन करना चालू कर दिया। छोटे लोग पर शासन तो कर ही रहा था, लेकिन मध्यम वर्ग के जो लोग थे, है ना, उसके ऊपर भी इन लोगों ने शासन करना प्रारंभ कर दिए। राजनीतिक दलों के संगठनों में अभाव, मतलब कि वहां पर क्या था? राजनीतिक दल में के संगठन में, जो राजनीतिक दल थे वहां वाले, कहां वाले? फ्रांस के जो राजनीतिक दल थे उसमें देखा संगठन नहीं है, अभाव है। इसको कुछ बोलते वो करता कुछ और है, सब आपस में झगड़े हुए रहते हैं, इसलिए फ्रांसीसी क्रांति होना तय था। अब अगला क्या है? लुई फिलिप की असफलता को क्रांति का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। लुई फिलिप की जो असफल हुआ उसको सबसे बड़ा क्रांति का कारण माना गया है, क्योंकि इसने जनता से, यानी लुई फिलिप जो है इन्होंने जनता से वादा किया। क्या वादा किया? वादा किया था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो, इन्होंने लुई फिलिप बोले कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये देंगे। तमाम जनता को खुश करने के लिए गिजो को प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इन्होंने क्या बोला? लुई फिलिप क्या बोला कि भाई अगर हमारी सरकार बनेगी तो तमाम जनता को खुश करने के लिए हम गिजो को प्रधानमंत्री बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो कठोर प्रकृति का व्यक्ति था, इसके काल में भूखमरी और बढ़ गई थी। इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया। देखो, जब इन्होंने क्या किए, प्रधानमंत्री बन गए गीजो ने, तो गीजो क्या थे? इन्होंने कठोर प्रकृति के नेता थे, इन्होंने और हार्ड नियम लगा दिया। जो हार्ड नियम लगा दिया उस काल में क्या हो गया? भूखमरी और हो गई। तो भूखमरी हो गई, लोग मरने लगा, तो क्या किया? इसके कारण इसका विरोध सुधारवादी नेता थेथर्स ने किया, लेकिन पुलिस द्वारा गोलियां चलवा दी, जिससे बहुत सारे नेता और लोग मारे गए
और इसके बाद क्रांति शुरू हो गया। लेकिन बाद में लुई फिलिप इंग्लैंड भाग गया। फिर बाद में लुई फिलिप क्या हो गया, लुई फिलिप जो है इंग्लैंड भाग गए, हार गए, मनुकुल हार गए और भाग गए इंग्लैंड। भाई हम यहाँ बचने वाले अब नहीं, क्योंकि आंदोलन शुरू हो चुका है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला कि वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां बताइए। बोला गया है कि वियना कांग्रेस जो था उसका 2 उपलब्धि क्या है, उसके बारे में बताना है। ठीक है, वियना कांग्रेस की 2 उपलब्धियां निम्न इस प्रकार हैं। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। बोला वियना कांग्रेस के द्वारा जो है वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा जो है नेपोलियन युग का अंत कर दिया गया। नेपोलियन जो संविधान बनाए थे, जो नियम लिखे थे, उस नियम को रद्द कर दिया गया और वियना कांग्रेस का संविधान चालू हो गया। उन्होंने अपना नियम पर काम करना चालू कर दिया। नेपोलियन के द्वारा पैदा हुआ अशांति को पुनः वियना कांग्रेस के द्वारा शांति संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया। यानी नेपोलियन जो थे, इन्होंने क्या किए, यानी जब उनका जब राज था तो अपने राज्य में अशांति कर दिया। यानी लोग को इतना झगड़ा झंझट, चोरी चमारी, लूटपाट, मार डेंगाव हो रहा था, इतना अशांति लोग हो गया, कहना मुश्किल है, लोग व्याकुल हो गया। और इसको हटाकर वियना कांग्रेस जो है पुनः क्या किए, शांति स्थापित करने का प्रयास किया। आशा करते हैं आप लोग को यहां तक समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। ठीक है, और जो लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर हम बोलने जा रहे हैं पुनः फिर से कि जिसको जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप साइंस हब 274 में जुड़ जाएं। अगर नहीं आता है, अगर नहीं मिल रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, आप इस पर मैसेज करें 95 70 64 34 05। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें और हाय लिखें। हाय लिखने के बाद लिख दें कि सर हमको टेलीग्राम का लिंक चाहिए, हम आपको भेज दिया जाएगा। और टेलीग्राम का लिंक इसका डिस्क्रिप्शन या तो फिर मेन थीम दिया हुआ है, वहां से आप डाउन जा सकते हैं अंदर। ठीक है, यूट्यूब का जो होता है ना अबाउट, वहां पे दिया हुआ है, वहां से आप अंदर जा सकते हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। बोला गया है कि जर्मनीकरण के एकीकरण के लिए बाधा क्या था, यानी मुख्य बाधा क्या था, समझिएगा। तो जर्मनी के एकीकरण की मुख्य बाधाएं यह थी कि जर्मनी 300 से ज्यादा छोटे बड़े राज्य में बटा हुआ था। बोला गया है कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य बाधा यह था कि जर्मनी जो है 300 से ज्यादा छोटे बड़े राज्यों में टूटा हुआ था। साथ ही साथ उनमें राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक विषमता भी थी, जिस कारण एकीकरण में परेशानी हो रही थी। बोला कि इसमें इतना विषमता था क्योंकि 300 छोटे बड़े राज्य में था, तो विषमता तो हो ही जाएगा, क्योंकि सभी लोग अलग अलग राज्य का संचालन कर रहा था और सभी का मत अलग अलग था, इसलिए विषमता तो हो ही जाएगा, तो महीना हो ही जाएगा। इसलिए यही बाधा हो रही थी। जब तक कि 300 राज्य को एक साथ मिला नहीं दिया जाए तब तक एकीकरण होना संभव ही नहीं माना गया था। चलिए नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राज जागृति का प्रतिफल है। यह ऐसी भावना है जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक हर तरह से लोगों को एकजुट करती है। देखो राष्ट्रवाद होता क्या है समझिएगा। राष्ट्रवाद एक ऐसा आधुनिक विश्व की राज्य है। राष्ट्रवाद एक ऐसा राज्य है जो जागृति, राज्य की जागृति का प्रतिफल है, यानी कि राज्य को जगाने का काम करता है, राज्य को जगाने का काम करता है। ठीक है, यह ऐसी भावना है जो भौगोलिक क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र हर तरह से लोगों को एकजुट करने का काम करती है, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन का क्या भूमिका रही। बोला है क्वेश्चन में कि राष्ट्रवाद के उदय में धर्म सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही है, समझिएगा। धर्म सुधार
आंदोलन में ने भारतीय नेताओं को भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन को अपना समर्थन दिया। समझिएगा, धर्म सुधार आंदोलन, धर्म को सुधारने वाले आंदोलन ने भारतीय नेताओं को भी राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलनों को अपने समर्थन दिया। राजा राम मोहन राय अंतरराष्ट्रीयता के समर्थन बन गए, यानी राजा राम मोहन राय जो थे वो अंतरराष्ट्रीयता के समर्थक बन गए। उन्होंने 1821 की नेपल्स की क्रांति की विफलता पर निराश प्रकट की, यानी जब नेपल्स हार गया 1821 में, इन्होंने क्या किए, विफलता पर निराश प्रकट किया। इन्होंने निराश हो गए, भाई ये नेपल्स कैसे हार गया, ये तो हारने वाला था ही नहीं, लेकिन हार कैसे गया भाई। और 1823 की स्पेनिश आंदोलन की सफलता पर हर्ष प्रकट किया। हर्ष मैंने क्या होता है, दुख प्रकट किया, यानी जब स्पेनिश आंदोलन की सफलता हुआ तो इन्होंने क्या किए, हर्ष दुख प्रकट किए कि भाई हर्ष कैसे जीत गया, ये तो स्पेनिश जीतने वाला नहीं था, लेकिन ये जीत कैसे गया, इसको तो हारना चाहिए। यानी इन्होंने बहुत तरह से हर्ष दुखी प्रकट किए, अपने मन में अपने आप में दुखी हुए, है ना। हर्ष में उल्लास में होता है ना, खुशी होता है, सॉरी माफ करना, हर्ष में खुशी होता है, ठीक है, खुशी महसूस किए, माफ करना भाई दिवस उठ गया था, खुशी प्रकट किया। और 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना सबल हुई। मतलब बोला गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद भारत में राष्ट्रीयता की भावना जो है सबल माने मजबूत होने लगा, यानी सब लोग सोचने लगा कि हम अपने राष्ट्र को जो है ना आजाद करेंगे, हम अपने देश को आजाद करेंगे, और सब अपने राष्ट्र के प्रति सोचना, मरना मिटना चालू कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एक क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न को हम लोग देखने जा रहे हैं, और 3 से 4 क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय होगा, तो आप देख लेना भूले। और यही 3 से 4 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता है, ध्यान रहे, ठीक है, इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। बोला गया है कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। समझिएगा कि राष्ट्रवाद के उदय के कारणों के बारे में यह कहा गया है। क्या कहा गया, ध्यान समझिएगा कि राष्ट्रवाद के उदय का मुख्य कारण देशों एवं राज्यों को स्वतंत्र होना था। राष्ट्रवाद का मुख्य कारण यह था कि हमारे देश और राज्य को स्वतंत्र होना ही पड़ेगा, अगर स्वतंत्र नहीं होगा तो काम चलने वाला नहीं है, हम कितने दिनों तक दूसरे को गुलाम रहेंगे, ठीक है, दूसरे के अधीन ना रहना था। यानी इन लोगों ने सोच लिए थे कि कितने दिनों तक हम लोग दूसरे के अधीन में रहेंगे, हम दूसरे के अधीन में रहने वाले नहीं है। जैसा कि इस बारे में यह कहा गया है कि राष्ट्रवाद आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। बोला गया है कि जैसा कि इस बारे में ये बोला गया है, क्या बोला गया है कि राष्ट्रवाद जो है आधुनिक विश्व की राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है, राजनीतिक जागृति का प्रतिफल है। यह एक ऐसी भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में रहने वाले लोगों में एकता की वाहक बनती है। मतलब बोला गया है कि राष्ट्रवाद एक ऐसा भावना है जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक में रहने वाले लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है, एकजुट लाने का प्रयास करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। राष्ट्रवाद की भावना का बीजारोपण यूरोप में पुनर्जागरण के काल से ही हो चुका था। बोला कि राष्ट्रवाद की जो भावना पनपी है वो कब से पनपा है कि जिस समय पुनर्जागरण काल था उस समय से ही इसका बीजारोपण हो चुका, यूरोप में ही हो चुका है, ठीक है। लेकिन 1789 है ना, 89 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति से यह उन्नत रूप में प्रकट हुई। बोला गया 1789 ईस्वी से ये क्या हुआ, फ्रांसीसी क्रांति से, और ये प्रबल हो गया और ये उबलने लगा कि नहीं ये जो है हमको करना ही पड़ेगा। राष्ट्रीयता की भावना जगने लगा सब लोगों में। यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के विकास में फ्रांस की राज क्रांति के पश्चात
नेपोलियन के आक्रमणों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। बोला गया है कि जब यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना के बाद के विकास में फ्रांस राज क्रांति के पश्चात, यानी राजा की जो क्रांति हुई उसके बाद नेपोलियन के आक्रमणों के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीति को अविभाज्य वर्गीय परिवेश से अभिजातीय वर्गीय परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों, सड़कों एवं सर्व साधन के वस्तु बना दिया। बोला गया है कि फ्रांसीसी क्रांति की राजनीति को जो है क्या किया, अभिजातीय वर्गीय परिवेश को से बाहर कर दिया, अभिजातीय वर्गीय से बाहर कर दिया और उसे क्या करने लगा, अखबारों के माध्यम से लोगों को बताने लगा, सड़कों के माध्यम से बताने लगा और सर्व साधन के माध्यम से उसको बताने लगा। ठीक है, जिस कारण यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। मतलब इसी कारण से क्या हुआ, राष्ट्रवाद में उदय का कारण बना। ठीक है, तो आप लोगों से अनुरोध है कि सब लोग इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर लें और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और सभी लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में छापते रहे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, राष्ट्रवाद का यह प्रभाव पड़ा कि जो भी राज्य या देश दूसरे के अधीन थे वह सभी संगठित हो गए। यानी इससे यह प्रभाव पड़ा कि जो भी राज्य या देश दूसरे के अधीन थे सभी लोग में जागृति जगने लगे। भाई वहां ऐसा हुआ था, हम भी ऐसा करेंगे तो हम भी आजाद हो जाएंगे, तथा राष्ट्रवाद के अंतर्गत वे स्वतंत्र हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोला है कि यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन का संक्षिप्त विवरण दें। मतलब कि यूनान में जो स्वतंत्रता का आंदोलन चला उसके बारे में बताइए। यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के विवरण देते हुए यह कहा गया है कि यूनान का अपना गौरवमय अतीत रहा है। बोला गया है कि यूनान जो है अपना गौरवमय अतीत को लेकर चलता आ रहा था। यूनान पश्चात जगत के ज्ञान का एक मुख्य केंद्र था। लगे यूनान जो थे पाश्चात्य जगत के ज्ञान का एक केंद्र था। फिर भी यूनान तुर्की साम्राज्य के अधीन था, लेकिन बोला यूनान जो था तुर्की साम्राज्य के अधीन था। परंतु फ्रांसीसी क्रांति से यूनानी में राष्ट्रीयता की भावना की लहर जागी। लेकिन फ्रांसीसी क्रांति जब हुआ उसके बाद यूनान में राष्ट्रीयता की भावना जगने लगी और क्योंकि धर्म, जाति और संस्कृति के आधार पर इनकी पहचान एक थी, फलतः तुर्की शासन से स्वयं को अलग करने के लिए यूनान में आंदोलन चलाए। यानी बोला कि तुर्की से आंदोलन चलाए इन्होंने, यूनान वासियों ने, लेकिन वो जाति धर्म से सब एक ही था, लेकिन उससे अलग होने के लिए, उससे आजादी पाने के लिए उन्होंने आंदोलन चलाने लगे। इसके लिए उन्होंने हिटेरिया फिलाइक नामक, मतलब इन्होंने जो है उसके लिए आंदोलन के लिए उन्होंने क्या किए, हिटेरिया फिलाइक नामक क्या किए, संस्था की स्थापना की और ओडेसा नामक स्थान पर इसका उद्देश्य तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित कर उसे स्वतंत्र बनाना था। बोला गया है कि ये संस्था का स्थापना कहाँ किया, ओडेसा नामक स्थान पर। इसका उद्देश्य क्या था, तुर्की शासन को यूनान से निष्कासित करना ही था। बोला गया है इसका उद्देश्य था कि तुर्की शासन को यहां से भगाना है और हम अपने यूनान को स्वतंत्र बनाना है। परंतु यूनान में विस्फोटक स्थिति तब बन गई जब तुर्की शासकों द्वारा यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में संलग्न उन लोगों को बुरी तरह कुचलना शुरू कर किया गया। बोला गया कि विस्फोटक स्थिति तब बन गया, यानी कि वहां आंदोलन और विस्फोट हो गया। कब से जब यानी यूनानी स्वतंत्रता संग्राम में जो लोग थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उसको कुचलना प्रारंभ कर दिया, मारना चालू कर दिया, पीटना चालू कर दिया, है ना। तो उस समय से और ये विस्फोटक बन गया और 1821 ईस्वी में
अलेक्जेंडर सिलांटी के नेतृत्व में विद्रोह शुरू हो गया। अब इन्होंने क्या किए, अलेक्जेंडर सिलांटी ने वहां और आंदोलन करना चालू कर दिए। तो चालू हो गए। आगे चलकर 1827 ईस्वी में लंदन में एक सम्मेलन हुआ। क्या हुआ? फिर आगे चलकर 21 में आंदोलन हुआ। किसने किए? अलेक्जेंडर सिलांटी ने। फिर 27 में क्या हुआ? लंदन में एक सम्मेलन हुआ जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस तथा रूस ने मिलकर तुर्की के खिलाफ तथा यूनान के समर्थन किए। ताकि तुर्की के खिलाफ किया, उनका बोला तुम बेकार हो, तुम सभी से युद्ध करते रहते हो, और सब मिलकर क्या किया? यूनान का समर्थन किया। उसको उससे लड़ने का सब लोग तन गया कि नहीं, हम तुमसे लड़ेंगे तुर्की, है ना। चलिए, समर्थन किया, है ना। बाद में क्या हुआ? मैं संयुक्त कार्यवाही करने का निर्णय लिया कि भाई तुम्हारे साथ में हम कार्रवाई करेंगे। जब तुम्हारे साथ में हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप लोग शांत होने वाले नहीं है, तुर्की को बोल रहा है। इस प्रकार तीनों देशों की संयुक्त सेना नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुई। बोला तीनों जगह की सेना जो थी, कहां भाई? नवारिनो की खाड़ी में तुर्की के खिलाफ एकत्र हुआ। उस समय तुर्की के समर्थन में एक केवल मिस्र के सेना आई। बोला उस समय जो था मिस्र की सेना किसके समर्थन में थे? तुर्की के समर्थन में थे। सेना आई। युद्ध में मिस्र और तुर्की की सेना बुरी तरह पराजित हुई, जिससे यूनान एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया एवं बवेरिया के शासक ओटो को स्वतंत्र यूनान का राजा घोषित किया गया। यानी बवेरिया के शासक थे ओटो, ओटो को एक स्वतंत्र यूनान का राजा बनाया गया, शासक बनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट में यह है इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान को बतावें। देखिए, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गेरिबाल्डी के योगदान में सर्वप्रथम मेजनी के बारे में यह कहा गया है। मतलब सबसे पहले हम मेजनी के बारे में बताएंगे, फिर काबूर के बारे में बताएंगे, फिर गेरिबाल्डी के बारे में बताएंगे। ठीक है। मेजनी के बारे में बताया गया है कि मेजनी एक प्रसिद्ध साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग्य सेनापति था। उसमें आदर्शवादी गुण अधिक और व्यवहारिक गुण कम थे। बोला गया है कि मेजनी जो थे एक प्रसिद्ध साहित्यकार, गणतांत्रिक विचार वाले थे। इनमें आदर्शवादी गुण अधिक था और व्यवहारिक गुण कम था। उन्होंने 1831 ईस्वी में मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया। यानी कि 1800 जो है 31 में जो है क्या कि मेजनी ने यंग इटली नामक संस्था की स्थापना किया और संस्था ने मेजनी इटली के निर्माण में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। आगे चलकर मेजनी ने आगे क्या की? इन्होंने आगे चलकर मेजनी जो है यंग यूरोप नामक संस्था का गठन कर इटली में चल रहे एकीकरण को प्रोत्साहित किया, जिससे एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। यानी मार्ग यहीं से खुला, मार्ग यहीं से खुला है। ठीक है। इटली के एकीकरण में काबूल का विशेष योगदान माना जाता है। इससे ज्यादा योगदान किसका है? काबूल का है। मेजनी से ज्यादा योगदान किसका है? काबूल का है। काबूल एक सफल कूटनीतिज्ञ एवं राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को मानता था। बोला गया है कि इन्होंने जो है इटली के एकीकरण में सबसे बड़े जो बाधा जो थी इसके लिए वो ऑस्ट्रिया था। वो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ी बाधा मानता था। कौन? काउंट काबूल। इसलिए उसने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। यानी क्या किए? ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए काउंट काबूल ने फ्रांस से दोस्ती कर ली तथा 1853 से 54 ईस्वी में क्रीमिया युद्ध में काबूल ने फ्रांस की ओर से युद्ध में सम्मिलित हो गया। क्या हो गया भाई? फ्रांस से सम्मिलित, फ्रांस के साथ मिल गया। कौन? काउंट काबूल। ठीक है। घोषणा कर दी कि आगे चलकर, और यह भी घोषणा कर दी, सम्मिलित होने की घोषणा कर दी, भाई हम सम्मिलित हो रहे हैं। किसके तरफ से? फ्रांस की तरफ से हम आ रहे हैं। किसको बोल दिया? ऑस्ट्रिया को बोल दिया फ्रांस से लड़ने वाले हैं, फ्रांस की तरफ से लड़ने वाले हैं, तुम सतर्क हो जाओ। ठीक है। तो फिर जो देखा जाएगा। और 1859-60 में ऑस्ट्रिया और
पीरामाउंट में सीमा संबंधित विवाद के कारण युद्ध आरंभ हो गया। युद्ध में इटली के समर्थन में फ्रांस ने अपनी सेना उतार दी। बताओ, इटली के समर्थन में फ्रांस क्या किए, अपना सेना को उतार डाला, या तुम लड़ो ऑस्ट्रिया से, जिससे ऑस्ट्रिया की सेना बुरी तरह पराजित होने लगी और एकीकरण का मार्ग दिखने लगा। इटली के एकीकरण में गेरिबाल्डी का अच्छा योगदान माना जाता है। गेरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करते हुए यह बताया गया है कि गेरिबाल्डी पेशे से एक नाविक था। उसने अपने समय में यानी अपने राज्य में अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर और स्वयं सेवकों की सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किया। इन्होंने क्या किए, इन्होंने एक अपने स्वयंसेवक और कर्मचारी का एक सेना बनाया और सेना बनाकर उन्होंने इटली के प्रांत सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण कर डाले, आक्रमण किया, जिससे इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, यानी इटली का एकीकरण हुआ। इस तरह स्पष्ट है कि इटली के एकीकरण में मेजनी, काबुल और गेरिबाल्डी का अत्यंत ही सराहनीय योगदान रहा है। वास्तव में इसके सहयोग से ही इटली का एकीकरण हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हो चुका है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें। या कुछ नहीं बोलेंगे आप लोगों ने, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन को इस बोर्ड पर हम दे चुके हैं। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? लॉलीपॉप, है ना, लॉलीपॉप वाला क्वेश्चन है। गेरिबाल्डी जो था पेशे से क्या था भाई? सिपाही थे, किसान थे, जमींदार थे या नाविक थे? तो गेरिबाल्डी जो थे वो पेशे से क्या थे? नाविक। क्या थे वो? नाविक थे। पेशे से क्या थे? नाविक थे, है ना। चलिए, आप लोग इसको जान गए होंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप भी दिए हैं। चलिए, अच्छी बात है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत नहीं जानते। इसका आंसर डी होगा। चलिए, हंगरी की राजधानी है, हंगरी की राजधानी कहां है? जल्दी जल्दी बताइएगा। हंगरी की राजधानी परसा है, वियना है, नेपल्स है या बुडपेस्ट है? तो हंगरी की जो राजधानी है, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि हंगरी की राजधानी कहां है। तो हंगरी की राजधानी बुडपेस्ट में है। कहां पे है? बुडपेस्ट में है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन तृतीय, बिस्मार्क। समझिएगा, जर्मनी राज्य राइन राज्य का निर्माण जो किया है वो किसने किया है? वो नेपोलियन बोनापार्ट किए हैं। कौन किए हैं? नेपोलियन बोनापार्ट जो है जर्मनी राज्य का निर्माण किया है। तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा, है ना। और आप लोग सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, है ना, क्योंकि हम आप लोग के ऊपर ही चल रहे हैं। आप लोग ही हमको भवसागर पार कर सकते हैं। हम कितना ही भी अच्छा पढ़ा लेंगे, लेकिन संभवतः आप लोग अगर शेयर नहीं कीजिएगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए आप लोग शेयर कीजिए, कम से कम गरीब पर दया दृष्टि दीजिए ना भाई। बड़का तो खुद बड़ा है, उसको बड़ा कर रहे हैं आप लोग, उसको शासक, हमारे ऊपर दया दृष्टि कीजिए। क्या दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? हैप्सबर्ग, आर्लिया वर्ग, बुर्बो वंश, जारशाही। फ्रांस में जो है शासन वंश की पुनर्स्थापना के लिए जो वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी, तो कौन सा वंश था? बुर्बो वंश था। क्या था? बुर्बो वंश था। क्या था ये? बुर्बो वंश के द्वारा किया गया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश के पुनर्स्थापना की गई थी? हैप्सबर्ग, आर्लिया, बुर्बो, जारशाही। क्या कहा जाए भाई, है ना। कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल बोलेंगे नहीं, है ना, बोलेंगे नहीं। चलिए, आप लोग समझ जाइए, बुर्बो वंश। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बुर्बो वंश हो जाएगा। क्या कुछ जोक सुनना चाह रहे हैं? अब कल से नेक्स्ट वीडियो में जोक सुनाएंगे हम, प्रत्येक दिन एक जोक, है ना। आप लोग कमेंट चाहिए, है ना, एंजॉय चाहिए। चलिए, हम भी प्रयास करते हैं आप लोग को एंजॉय दे।
प्रयास करते हैं। ऐसे तो हम क्लास ऑफलाइन क्लास में बिल्कुल एंजॉय नहीं देते हैं, इसलिए ऑनलाइन में भी एंजॉय नहीं दे रहे हैं। और आप लोग चाहते हैं कि सर एंजॉय दे, गाना गाए, चलिए आप ही लोग को चलेंगे हम, चलेगा। फिर भोजपुरिया का मगही सुपरस्टार, चलिए देखते हैं। सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहां हुआ? सिरान, शेडेवा, साइरान, डाइन और फ्रैंकफर्ट। 1870 में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था, वो युद्ध कहां हुआ था? सेडान में हुआ। कहां हुआ था? सेडान में हुआ। और इसी को हम लोग सेडान का युद्ध कहते हैं। यानी 1870 में कौन सा युद्ध हुआ? सेडान का युद्ध हुआ। सेडान का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ। आशा करते हैं आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया होगा। अरे अगले समझ में, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? लोह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किसने किया? मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क, विलियम। तो रक्त एवं लोह की नीति का जो अवलंबन किए हैं वो बिस्मार्क साहब थे। कौन थे? बिस्मार्क साहब थे। लोह एवं रक्त की नीति का अवलंबन करने वाले बिस्मार्क साहब थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? मतलब कौन सा युद्ध हुआ जिससे कि जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? वो कीमिया का युद्ध था, है? सेडावा का युद्ध था, सेडाओ का युद्ध था, पर्सा डेनमार्क का युद्ध था, सेडान का युद्ध था। तो समझिएगा, ये जर्मनी का एकीकरण पूरा तब हुआ जब सेडान का युद्ध हुआ तब। अगर सेडान का युद्ध नहीं होता, जर्मनी का एकीकरण नहीं होता। या गांठ बांध के समझ लीजिए, गांठ बांध लीजिए और समझ लीजिए कि जब तक सेडान का युद्ध नहीं होता तो इटली का एकीकरण, सॉरी जर्मनी का एकीकरण नहीं होता, माफ कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। यंग यूरोप की संस्थापक कौन था? काबुर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने, गेरिबाल्डी ने। तो यंग यूरोप के संस्थापक जो थे वो कौन थे? चलिए कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन था भाई, है ना? तो यंग यूरोप और यंग इटली के संस्थापक, है ना, इन है मेजनी साहब थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? क्या तो बताओ, काका का मरीज हुआ है रे? डेंगू मरीज हुआ है का? प्यार का मरीज होता है। अरे ये किसका मरीज हो गया? यूरोप का मरीज हो गया का? अब बताइए, रूस को, जर्मनी को, तुर्की को, यूनान को किसको बोलते हैं? बताइए तो। तुर्की को बोलते हैं। यूरोप का मरीज किसको बोलते हैं? तुर्की को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, काउंट काबुर को विक्टर इमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? बोला गया है कि काउंट काबुर को जो है विक्टर इमेनुअल साहब जो है कौन सा पद दिए थे? सेनापति का, फ्रांस में राजदूत का, या प्रधानमंत्री का, या गृह मंत्री का? तो समझिएगा, क्या समझना है भाई? जो ये जो पद दिए हैं वो पद का नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर अर्थात प्रधानमंत्री। अभी हमारे वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी साहब जी है ना, ये ना है, आप लोग सब जानते होंगे। चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। हमारे शुभम साहब का गुरु जी है। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 में, 1848 में, 1870 में, 1985 में। तो वियना सम्मेलन जो हुआ कब हुआ था? 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था। ठीक है, वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। याद कर लीजिए, सुन लीजिए, समझ लीजिए। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई? 1864, 1866, 1870, 1871। तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो हुई है 1871 ईस्वी में हुई है, और 1871 में इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे ना, किया था सब लोग, यानी कि 1871 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, मेजनी, काबुर, गेरिबाल्डी। मतलब इटली के एकीकरण में जो है किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण जब हो रहा था कौन सा व्यक्ति का योगदान नहीं है? ये बिस्मार्क साहब थे।
मेजनी का संबंध है इटली से, काबुर का संबंध है इटली से, गेरिबाल्डी का संबंध है इटली से, क्योंकि हम सब्जेक्टिव में पढ़ा चुके हैं। तो ये क्या है, बिस्मार्क साहब जो है इटली के एकीकरण से संबंध नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? लग गया, इटली और एकीकरण के विरुद्ध कौन था? कौन ऐसा राज्य था, कौन सा राष्ट्र था, कौन सा देश था जो चाह रहा था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण ना हो? वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं धीरे धीरे, जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार कौन थे? जर्मनी में एकीकरण लाने का प्रमुख कार्य किसका था? कौन ज्यादा कर्तव्य किए जो कि जर्मनी में एकीकरण हुआ है? मेजनी, गेरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। क्योंकि बिस्मार्क ही जो ऐसा एक व्यक्ति था, इन्होंने ही जर्मनी के एकीकरण का रास्ता प्रशस्त किया था। इन्होंने एक मार्ग दिया था कि नहीं, हम जर्मनी को एकीकरण कर सकते। इन्होंने ही प्रथम बार एकीकरण करने का प्रयास किया था। नेक्स्ट ये है, 1871 में कौन सी संधि हुई? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। कौन संधि हुई? 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1830 ईस्वी की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? देखो बाबू, 1830 में जो शासन स्थापित हुआ वो कौन सा शासन स्थापित हुआ? वो क्या है? निरंकुश शासन है, संघीय शासन व्यवस्था है, गणराज्य है, संवैधानिक राजतंत्र है। तो 1830 की क्रांति के बाद जो फ्रांस में शासन का प्रकार हुआ स्थापित, वो संवैधानिक राजतंत्र था। क्या था? संवैधानिक राजतंत्र का हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? बिस्मार्क, काउंट काबुर, मेजनी, गेरिबाल्डी। समझिएगा, जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क जी थे उत्तरदायी। कौन थे? बिस्मार्क जी उत्तरदायी थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसने योगदान किया था? बोला गया कि नीचे जो लिखा हुआ है इनमें से किन किन लोगों ने इटली के एकीकरण में योगदान दिया? मेजनी साहब, हाँ सर था। इमैनुअल, हाँ सर थे। गेरिबाल्डी भी थे, काउंट काबुर भी थे। जब थे ही तो कौन आंसर होगा भाई? मार दो धीरे धीरे डी में। चलो आगे समझ में। तो आप बताइए, एक दुख प्रकट करते हुए नहीं, खुशी प्रकट हुए करते हुए, अब 20 क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं। तो 20 क्वेश्चन में आप कितना क्वेश्चन का आंसर दिए हैं थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 20 क्वेश्चन को हम पढ़ा दिए हैं, 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन का आप आंसर दिए हैं जल्दी फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? जल्दी से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जालबेरिन संबंधित था क्रांतिकारियों से, व्यापारियों से, विद्वानों से, पादरियों से। तो जालबेरिन जो एक व्यवस्था, जालबेरिन जो एक संस्था थी, वो किससे संबंधित था? वो था व्यापारियों से संबंधित, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्रियानोपोल की संधि कब हुई? 1828, 1829, 1830, 1831। एड्रियानोपोल की संधि जो हुआ वो कब हुआ है? एड्रियानोपोल की जो संधि हुआ है 1829 ईस्वी में हुआ। कब हुआ है? 1829 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना सम्मेलन के मेजबानी किसने की? मेटरनिख, नेपोलियन, लेनिन, कार्ल मार्क्स। मतलब वियना सम्मेलन जब हो रहा था उसका मेजबानी कौन की थी? उसका जो मेजबानी करने वाले लोग थे वो कौन थे? चारों में से कौन थे? ये मेटरनिख थे। कौन थे? मेटरनिख थे वियना सम्मेलन की मेजबानी करने वाले व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया? बोला गया है कि कौन सा सम्मेलन हुआ जो कि जर्मनी में जो क्षति हुआ था उसको कम कर दिया गया? क्योटो सम्मेलन था, वियना सम्मेलन था, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन था, या लोसने सम्मेलन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, लोसने सम्मेलन। लोसने सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति की राशि को कम कर दिया गया। और जितने बच्चे जुड़े हुए हैं सभी से एक बार अनुरोध है कि इसको शेयर कर दें।
फटाफट शेयर कर दे, और जो लाइक नहीं किए वो लाइक भी कर दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू की? अब्राहम लिंकन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, बराक ओबामा, निक्सन। बोला कि अमेरिका में जो है न्यू डील किसने लागू किया, यानी न्यू डील लागू करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेगेल किस देश का दार्शनिक था? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हेगेल जो थे, क्वेश्चन बोला है कि हेगेल जो थे किस देश का दार्शनिक था? तो वो जो दार्शनिक था जर्मनी का दार्शनिक था, जर्मनी का दार्शनिक था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नंबर, वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य क्या था? गणराज्यों को पुनर्स्थापित करना, लोकतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना, इनमें से कोई नहीं। बोला वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य था क्या? तो वियना कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य ये था क्योंकि वहां नेपोलियन का राज्य में बहुत अत्याचार हो रहा था, उसको हटाकर अपना संविधान लाया गया, यानी कि राजतंत्रों को पुनर्स्थापित करना था, जो राजतंत्र में जो नियम लिखा हुआ था उसको पुनः से स्थापित करना ही था। नेक्स्ट नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ के निवासी थे? रोम, चीन, यूनान, मिस्र। सिकंदर जो थे वो यूनान के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे भाई? यूनान के निवासी थे। नेक्स्ट, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? 1800 कितना? बताइए, 89 है ना? 1889 इसमें कंफ्यूज कर रहे हैं तुम लोग? हाँ हम जान रहे हैं। 1789, 18 नहीं, 1789, 1804, 1871, 1817। बताइए। तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ है वो 1789 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, 1789 ईस्वी में हुआ, ध्यान रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इटली, जर्मनी, रूस, ग्रेट ब्रिटेन। बोला गया है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र है जेना विश्वविद्यालय वो कहाँ है? वो जो है जर्मनी में। कहाँ है? जर्मनी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किसुथ का संबंध किस देश से है? किसुथ जो थे उसका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रिया से, यूनान से, पोलैंड से, हंगरी से। तो किसुथ का संबंध जो है किससे है? ध्यान दीजिएगा, हंगरी से। किससे? हंगरी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिप हेटारिया या डायट। तो मेजनी का जो संबंध है वो किससे है? वो कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी का जो संबंध है किससे है? कार्बोनरी संगठन से था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। समझिएगा, यूरोपीय सभ्यता का पालना जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? वो जो है यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है, यूनान को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, जेनेवा प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? 1854 में, 1864 में, 1874 में, 1884 में। तो प्रथम जेनेवा कन्वेंशन जो हुआ तो कब हुआ था? वो 1864 में। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? 1861, 1871, 1820, 1720 है, 1817। समझिएगा कि इटली का जब एकीकरण पूर्ण हुआ तो ईस्वी क्या था, यानी कब वो पूर्ण हुआ था? तो ये 1871 में इटली का एकीकरण पूर्ण हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई फिलिप किस देश का शासक था? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, इटली। तो लुई फिलिप जो थे वो किस देश के शासक थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस देश का शासक थे। तो लुई फिलिप फ्रांस के शासक थे। कहां के शासक थे? फ्रांस के शासक थे। क्लियर यहाँ तक है? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था।
बोला गया है मित्र राष्ट्र में कौन शामिल नहीं था? नहीं तो मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन नहीं था, जर्मनी नहीं था, फ्रांस नहीं था, रूस नहीं था, है ना। तो मित्र राष्ट्र में जर्मनी शामिल नहीं था। कौन नहीं था? जर्मनी शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेहोमिया निम्न में से किस देश की अधीन था? बेहोमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया, यूनान, तुर्की, पोलैंड। तो बेहोमिया जो थे वो ऑस्ट्रिया के अधीन था। किसका अधीन था? ऑस्ट्रिया के अधीन था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला। 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना? बोला गया है कि 1871 में जो है विलियम प्रथम कहां के शासक बने, राजा बने? इटली, इंग्लैंड, जर्मनी, पोलैंड। समझिएगा कि विलियम प्रथम जो है 1871 ईस्वी में जर्मनी का शासक बना था। कहां का शासक बना? जर्मनी का शासक बना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वें को फांसी कब दी गई? 1748, 1793, 1798, 1854। लुई 16वें को जो फांसी दिया गया वो कब दिया गया? 1793 ईस्वी में लुई 16वें को फांसी दी गई। और ये सब क्वेश्चन जो चल रहा है लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2024 में जो पूछा गया उसी का क्वेश्चन ये है। चलिए नेक्स्ट, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? फ्रांस है, जापान है, वियतनाम है, भारत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा जापान जो है, पोट्सडम की घोषणा के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर डाला। तो एक बात जाते जाते आप लोगों से बोल देते हैं कि जिस बच्चे को क्रैश कोर्स का पीडीएफ चाहिए, साइंस हब टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं, वहां पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, वहीं पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। अगर लिंक नहीं मिल रहा है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, चाहे अबाउट जाइए, यूट्यूब के अबाउट में मिल जाएगा। अन्यथा अगर सब जगह खोज नहीं मिल रहा है तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको बताएंगे। व्हाट्सएप पर हाय लिखिए, व्हाट्सएप नंबर हमारे वीडियो में के माध्यम से चल रहा होता है, वहां जाइए, नंबर डायल कीजिए, डायरेक्ट सर आपसे बात करेंगे, आपको समाधान करेंगे, समस्या समाधान कर देंगे, है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सार्डिनिया का राजा कौन था? विक्टर इमैनुअल, नेपोलियन, चार्ल्स, इनमें से कोई नहीं। बोला गया है सार्डिनिया के राजा कौन थे? तो सार्डिनिया के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल साहब। कौन थे? विक्टर इमैनुअल साहब सार्डिनिया के राजा थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है बउआ, क्योंकि 42 क्वेश्चन ही है क्वेश्चन बैंक में, और ये 42 क्वेश्चन रट के चले जाइए आप लोग, बहुत काम होगा, बहुत फायदा करेगा आप लोगों को एसएसटी में। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को बहुत आगे तक ले जाएगा, और आप लोग इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, और एग्जाम में यही पूछा जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।